फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। काफी इजी पेपर था ना, आपने देखा भी होगा, सबने देखा, बिल्कुल इजी पेपर था। अगर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के पेपर के साथ, उससे भी इजी था। लास्ट ईयर जो पेपर था वो भी इजी था, बट ये उससे इजी था। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको याद होगा, ये हमने कल ही किया था, एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। The number of Faradays required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2. Molten CaCl2 कल हमने किया था, ये एनसीईआरटी है। molten CaCl2 क्या देगा? Ca2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस। अब हमें इससे ये बनाना है, मतलब कैल्शियम ऑब्टेन करना है। ये कहां पे जाएगा? पॉजिटिव किस पे जाएगा? कैथोड पे। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ये जाएगा एनोड पे। एनोड पे कैथोड पे होती है रिडक्शन, होती है ना रिडक्शन। तो मतलब Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca। वो ऑब्टेन कैल्शियम, वो ना ऑब्टेन कैल्शियम। बताओ 1 मोल कैल्शियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। तो इसका मतलब 2F फैराडे रिक्वायर 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए, 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए 2 फैराडेज चाहिए। अगर हम 1 मोल की बात कर लेंगे, 1 मोल कैल्शियम का मतलब उसके 40 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का 40। तो 40 ग्राम के लिए 2F की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में है 20 ग्राम। तो मतलब यहां से हाफ कर लो। अगर 40 के लिए 2F, 20 के लिए 1F, 1 फैराडे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हम कर रहे हैं आजकल ना। सॉलिड स्टेट जो टेबल हमने बनाया था, उसको मैंने बोला था इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, टेबल इंपॉर्टेंट है। उसी टेबल से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम पे किया था। सॉलिड स्टेट में ए और आर की रिलेशन इजी ना। देखो, an element has a body centered cubic BCC structure with a cell H of 288। मतलब A दिया है कितना? 288 पिकोमीटर। यही है, बताना क्या है? रेडियस बताना है। आपको पता है A BCC में A किसके बराबर? 4√3R। यही R बताना है, कुछ भी नहीं करना है बस। तो R किसके बराबर आएगा? A √3/4। A की वैल्यू पुट कर लो, √3/4 इंटू A की वैल्यू 288 पिकोमीटर। बस आंसर ढूंढ लो, √3/4 288। ऑप्शन नंबर डी ना, √3/4 288। सीधा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 3rd, फाइंड आउट द solubility of NiOH(2). अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी से ही है। चेक कर लेना एनसीईआरटी अपनी क्लास 11 की इक्विलिब्रियम से, आयोनिक इक्विलिब्रियम से ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट द solubility of NiOH(2) in 0.1 मोलर NaOH given that ionic product। आयोनिक प्रोडक्ट हम KSP भी यहां पे बोल सकते हैं। KSP दिया है कितना क्वेश्चन में? 2 × 10⁻⁻15। बताना क्या है? फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। आयोनिक प्रोडक्ट मतलब KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है और सॉल्युबिलिटी निकालनी है NiOH(2) की। सिंपल है ये भी। देखो NiOH(2) ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। किसमें डिसोसिएट होगा? Ni2 प्लस 2OH माइनस है, इसमें डिसोसिएट होगा।
सपोज कर लो इसकी में सॉल्युबिलिटी S मान रहा हूं, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी S, तो इसके एक जाने से इसका एक ही मिलता है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी ऐसी होगी, इसके एक जाने से इसके कितने मिलते हैं 2, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी 2S, एक S हमें फाइंड करना है इसमें। और क्वेश्चन आगे भी है, ये सॉल्यूशन किसमें है 0.1 मोलर NaOH। देखो NaOH खुद क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा किसमें Na प्लस और OH माइनस। अब देखो NaOH की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1, तो इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर। देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट होगा। अगर इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसके एक जाने से इसके कितने मिलते हैं 1 मोल। अगर इसका डिसोसिएट होगा सोडियम आयन, उसके कितने मोल्स मिलेंगे 1 ही मिलेगा। अगर इसकी 0.1 कंसेंट्रेशन है, इसकी भी 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन ही होगी, तो ये भी कंप्लीट डिसोसिएट होगा, क्योंकि अगर इसका एक गया एक इसका मिलेगा, एक इसका मिलेगा, तो इसकी भी कंसेंट्रेशन क्या होगी 0.1। देखो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट काम आएगा, बट वो इसमें सॉल्व करने में नहीं आएगा। देखो ये पार्ट सॉल्यूशन में अब OH माइनस यहां से भी आ रहे हैं, सॉल्यूशन में OH माइनस यहां से भी आ रहे हैं, तो बता टोटल कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की क्या आएगी दिस प्लस दिस। सॉल्यूशन में टोटल OH माइनस की कंसेंट्रेशन, क्योंकि सॉल्यूशन में यहां से भी OH मिल रहा है, सॉल्यूशन में यहां से भी OH मिल रहा है, तो सॉल्यूशन में टोटल OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन दिस प्लस दिस। देखेंगे ऐसे यहां पे केस पे याद रख लेना। देखो OH माइनस की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में टोटल कंसेंट्रेशन यहां से मिला 2S प्लस यहां से मिला 0.1, ये है सॉल्यूशन में टोटल OH माइनस की कंसेंट्रेशन। अब उसके बाद देखो आपने पढ़ा होगा KSP इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन एंड पे इसकी कंसेंट्रेशन Ni प्लस एंड पे OH माइनस। स्टीफोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाएंगे, यहां पे 1 1, यहां पे 2, तो यहां पे 2 पावर है, बस वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। Ni प्लस की कंसेंट्रेशन मैंने रखी, सॉल्युबिलिटी को हम कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इसकी कंसेंट्रेशन S, OH माइनस की कंसेंट्रेशन ऊपर है, अब 2S नहीं कंसीडर करना क्योंकि सॉल्यूशन में यहां से ही OH चल रहा है, तो सॉल्यूशन में टोटल OH माइनस की कंसेंट्रेशन दिस प्लस दिस जो मैंने ऊपर लिखा है 2S प्लस 1, 2S प्लस 1, यहां पे क्या है इसका स्क्वायर। देखो KSP की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में KSP की वैल्यू गिवन है 2 × 10 to the power -15, इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 × 10 to the power -15। बात समझ लेना, 2 × 10 to the power -15 का मतलब KSP की वैल्यू बहुत कम है, याद कर लो यानी इक्विलिब्रियम। जितना KSP का वैल्यू कम है, जितना KSP का वैल्यू कम होगा उतना इसका वैल्यू भी कम होगा। अब देखो यहां से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, 100 में से कितना होगा 5%, क्योंकि इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। ये यहां पे क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा डिसोसिएट होगा, मतलब इसमें जितने भी OH होंगे वो सारे यहां पे होंगे। तो मतलब इसका वैल्यू इसके कंपैरिजन में छोटा है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कम होती है, उनकी अल्फा की वैल्यू 5% होती है, इनकी अल्फा की वैल्यू 100%, मतलब इनका अल्फा का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होगा। तो इस वैल्यू को मैं इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं ना, हमने किया ये लास्ट ईयर। क्या कर लेंगे 2 × 10 to the power -15 इक्वल 0.1 है यहां पे 0.1। देखो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 0.1 के बराबर ही ले सकता हूं, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में छोटा है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
तो इसकी जो OH, इसमें जो OH नेगेटिव माइनस की कंसेंट्रेशन होगी वो बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि KSP का वैल्यू भी कम है। तो इसको मैं इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो 0.1 के बराबर ही लेंगे, S इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, S की वैल्यू निकालनी है। S की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 बाई 0.1 इंटू 0.1, ये स्क्वायर है, नीचे गया। ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं ना इसको, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, इसको भी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, टोटल 10 टू द पावर, तो ये ऊपर जाएगा, इसमें से ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर प्लस 2, 15 में से 2 काट लो तो माइनस 30, नीचे खत्म, आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, ऑप्शन नंबर डी लास्ट वन, इसका आंसर है लास्ट ऑप्शन। सीधा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के कॉपी पेस्ट थे। उसके बाद फर्दर रिएक्शन, तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, फर्दर रिएक्शन ट्वाइस Cl गैस गिव्स Cl2, शायद ये भी एनसीईआरटी का है, Cl2 गैस, चेक कर लेंगे घर में, ये भी शायद एनसीईआरटी का थर्मोडायनेमिक्स से। देखो ये है रिएक्शन ट्वाइस Cl गैस गिव्स Cl2 गैस, द करेक्ट ऑप्शन इज, इनमें से बताना ऑप्शन कौन सी करेक्ट है। एक तो डेल्टा H के टर्म से बोल रहा है, दूसरा डेल्टा S, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, हर एक ऑप्शन में यही है, डेल्टा S और डेल्टा H। देखो बताओ पहले डेल्टा H की कंडीशन, देखो यहां पे बताओ रिएक्टेंट के केस में कितने हैं, 2 एटम्स, किनके, समझना, अच्छा क्वेश्चन है, 2 एटम्स किसके, क्या ये मॉलिक्यूल है, ये कितने हैं, 2 एटम्स या 2 मोल्स, किसके, क्लोरीन एटम्स के 2 मोल्स। अब यहां से यहां जाओ, यहां पे क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, मतलब ये जब कन्वर्जन हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, सबको समझ आ रहा है क्या, जब यहां से यहां गए, यहां पे बॉन्ड है ही नहीं क्योंकि सिंपली एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में क्या है, मॉलिक्यूल, मतलब यहां पे बॉन्ड बन गया। तो आपने पढ़ा होगा एक जनरल रूल, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी, वो जो एनर्जी डिक्रीज हुई वही एंथैल्पी, तो एनर्जी डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने में एनर्जी बाहर जाएगी तो डिक्रीज होगी ना, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अब डेल्टा S, ये डेल्टा H, सॉरी, अब डेल्टा S साफ साफ यहां देखो, S का मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस का मतलब डिसऑर्डर, समझो यहां पे कितने हैं, 2 मोल्स गैस के, प्रोडक्ट साइड में चेक कर लो, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हुए क्या, ये इस कन्वर्जन में पहले थे स्टार्टिंग 2 मोल्स, बाद में कितने मोल्स, 1 ही मोल। अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे एंट्रोपी भी क्या होगी, ऑर्डर भी डिस्टर्ब होगा ना, तो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स, यहाँ पे 1 ही मोल है, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। तो डेल्टा S की भी वैल्यू लेस देन 0, दोनों लेस देन 0, ऑप्शन ढूंढ लो, डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0, डेल्टा S की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0, डेल्टा S की वैल्यू लेस देन 0, सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 3, दोनों है लेस देन 0। तो कैलकुलेटेड सुप्रीम ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, चलो मैं समझाता हूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक एप्लीकेशन ये है, जिस तरह इजियोमेथल क्वांटम नंबर की क्या, इजियोमेथल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन ये थी, उससे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है, इजियोमेथल L, उससे हम क्या करते थे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन ये है, उससे हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें, राइट। देखो फार्मूला है ये मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट करते हैं इसको म्यू से, म्यू बराबर होता है √n into n plus 2, n here represents number of unpaired electrons, n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
ये फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट की, m × n+2, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और देखो हमारे पास क्रोमियम 2+ है। पहले सिंपल क्रोमियम की बात कर लेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू है, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मुझे कहां से मालूम होंगे? जब मैं कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लूं, मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखूं तभी तो मुझे पता चलेगा n की वैल्यू क्या है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक ऑर्गन कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 2 4 8 2 4 10 12 18। अब उसके बाद देखो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक्चुअल में 4s, उसके बाद 3d, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 18 में से अब 6 पेंडिंग है। तो इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, हाफ पीरियड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अब देखो यहां पे 4s, इसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इन एक्सेप्शनल इस कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 5। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है? क्रोमियम 2+, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए। प्लस का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। तो +2 का मतलब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे इसके 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। यहां तक क्लियर सबको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 4। अब फार्मूला में पुट कर लो, 4 इंटू n की वैल्यू फिर से 4 + 2 इक्वल टू 4 + 2 8 8 4 24 ऐसे लिखेंगे। 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24 लिखेंगे ना। अब इन दो का स्क्वायर वो बाहर जाएगा 2, अंदर क्या बचा? 2 इंटू √3, ये बचा 2 इंटू √3। अलग अलग लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है ये। अब देखो 2 √3 की वैल्यू 1.4, अप्रॉक्सीमेट आंसर बनाएंगे। 1.4 √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.73 है, 7 ही लेंगे। अब देखो 2 इंटू 14 इंटू 17 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं ऐसे? 2 इंटू 14 इंटू 17 इंटू 10⁻⁻2। 2 इंटू 14 28 इंटू 17 28 इंटू 17 7 8 56 7 7 2 14 14 + 5 19 1 8 8 1 2 2 6 9 8 17 4 4 7 6 बस बातें बन 4 7 6 इंटू पे 10⁻⁻2। अगर ये हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद पॉइंट। 4.76 इसका यूनिट है बीएम, बोहर मैग्नेटॉन। बीएम ऑप्शन आ गई 4.76 रेंज में आया। ये है 5.92, ये आंसर नहीं है। 2.84 ये भी आंसर नहीं है। एक ही रेंज में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 थे ना। देखो ये पहले था, सुन लो वे 4s1 3d5, ये थी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब क्रोमियम 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो वो तो यहां से जाएंगे ना। अब तो 3d1, अब 4s में एक ही डब्बा होता है तो एक ही डब्बे में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। 3d में 5 1 2 3 4, तो इसमें पहले हंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी। हंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें। अब तो आ गए ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है Cr2+ में। Cr2+ आया समझ?
बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने लास्ट ईयर किया है, ये कॉपी कर लेना चाहिए लास्ट ईयर की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट? ऑप्शन नंबर 1 बोरान ट्राइफ्लोराइड। चलो ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेंगे। बोरान ट्राइफ्लोराइड, BF। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये वेक्टर, अब इनका रिजल्टेंट तो ये होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो इसका म्यू क्या होगा? क्योंकि सारे वेक्टर्स, सारे डाइपोल्स कैंसिल होते हैं। इसका है अब हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इसकी कहां से होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन? यहां से यहां। क्या इसका म्यू 0 आएगा? मतलब ऑप्शन नंबर 1 गई, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? हर एक में जीरो डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 गई। अब ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन NF। और एक इसमें एक केस है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर ऐसे हमने पढ़ा है लास्ट ईयर, अगर लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे तब भी एक डाइपोल एग्जिस्ट होगा जिसकी डायरेक्शन होगी सेंट्रल एटम से लोन पेयर की ओर। तो ये रही डाइपोल की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, उल्टा जाएगा ना ऐसे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। देखो ये तीन एक प्लेन में है, इनका एक रिजल्टेंट होगा, बट ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। मान लो ये नीचे जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, क्या ये इसको कैंसिल करेंगे? तो इसका म्यू 0 बराबर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गई, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गई। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में पहला ये बोरान ट्राइफ्लोराइड, वो तो हमने किया, इसका 0 आ रहा है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ये है, BeF डाइफ्लोराइड, 2 फ्लोरीन, तो यहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, तो ये वेक्टर 1, दूसरा वेक्टर 1, इसका मैग्नीट्यूड सेम एटम से आ रहा है, तो ये कैंसिल होंगे, इसका म्यू भी क्या होगा? अब चेक कर ले आगे क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये, वैसे ये तो हर एक को पता है, इसका 0 ही है। बताओ कहां से डाइपोल? यहां से यहां की ओर, और यहां से सीधे कैंसिल हो रहा है क्योंकि सेम एटम्स, तो इसका भी म्यू 0। लास्ट पे क्या है? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसे क्लोरीन, क्या ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन? चेक कर लो, यहां से डाइपोल होगा क्योंकि यहां पे कार्बन है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? क्लोरीन से, तो डाइपोल यहां से और एक डाइपोल, और ये प्लेन में है, इसका तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये कैंसल, तो फाइनली इसका भी म्यू 0, तो इसके ऑप्शन नंबर 3 आंसर, 4 पे जाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्या हुआ? नीचे करो। अच्छा ये कहां से आ रहे हैं इनऑर्गेनिक पार्ट? चलो सही है। द फॉलोइंग मेटल आयन activates when enzymes participates in the oxidation of glucose to produce ATP, वैसे आपने बायोमॉलिक्यूल से पढ़ा होगा। And with Na sodium is responsible for the translation of neurosil, पोटेशियम इसका आंसर है, पढ़ा होगा आपने बायोमॉलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे बायोमॉलिक्यूल्स। चलो आगे देखो, काइनेटिक्स का क्वेश्चन, इसी साल जो हमने पढ़ा है ना काइनेटिक्स, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू 4.606 into 10 to the power -3 सेकंड इनवर्स, ये है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का। बताना क्या है आपको? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम आपके पास इनिशियली है, 2 ग्राम, इनको रिड्यूस करना है कितने, मतलब यहां से यहां जा कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन हमने किया 1000 बार, T इक्वल टू 2.303 by K log
ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टाइम 0 अपान पे कंसेंट्रेशन एट टाइम टी, वैल्यू पुट कर लो 2.303 के की वैल्यू 4.606 इंटू 10 टू द पावर -3 लॉग ए नॉट। इनिशियल कंसेंट्रेशन ये रही, इनिशियल ये है, फाइनल पे यहां जाना है 2 बाय फाइनल कंसेंट्रेशन टाइम टी पे 0.2। देखो सीधे कैंसिल हो गए, 2 से 2 सीधे 2 से आएगा ना, 2 से चेक कर लो ये सीधा कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली 1/2 ऊपर बचा 1, नीचे तो क्या लिखेंगे 0.5, 1/2 मतलब 0.5 इंटू पे क्या है 10 टू द पावर 3, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 3। अब यहां देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर ऐसे लिखेंगे नीचे 2 इंटू 10 टू द पावर -1, नीचे 0.2 को मैंने कन्वर्ट किया 2 इंटू 10 टू द पावर -1, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, कैंसल। अब जाएगा ऊपर ये, तो फाइनली यहां पे बचा log 10 रेज़ पावर 1, तो log m पावर n, n आगे वो 1 है, log 10 की वैल्यू 1, मतलब ये पूरी टर्म खत्म। तो फिर भी फाइनली बचा क्या 0.5 इंटू पे 1000 मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 से पॉइंट खत्म होगा, 5 बनेगा, 2 0 यहां आएंगे सीधे, 500 सेकंड इसमें ये कंप्लीट होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। और एक अच्छा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। समझ लेने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिक है इसमें। The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic, समझो बात को, under adiabatic condition। adiabatic का मतलब पहले ये वर्ड समझो, adiabatic का मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट 0, तो फाइनली क्यू की वैल्यू 0। उसके बाद फ्री एक्सपेंशन में समझ लेना इंपॉर्टेंट है, फ्री एक्सपेंशन में मतलब बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 0, वो है ही नहीं। सबको समझ आ गया? फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क वैक्यूम में करना। क्या वैक्यूम में एयर होता है? आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। हम वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स में वर्क किसके अगेंस्ट? बाहर के प्रेशर के अगेंस्ट। अगर गैस फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है इसका मतलब बाहर का प्रेशर है ही नहीं। तो आपने अब ये लास्ट ईयर ये भी पढ़ा होगा, W = P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये इक्वेशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब बाहर प्रेशर है ही नहीं, गैस फ्रीली मूव कर रहा है, जिसके खिलाफ काम करनी थी वो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 इंटू डेल्टा V। तो W भी क्या है, बस आंसर तो आ गया, एक तो Q भी 0, दूसरा W भी 0, किस ऑप्शन में दोनों है, बाकी डेल्टा T भी से रखा है, आंसर तो इनमें से आएगा। Q की वैल्यू 0, W की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0, W की वैल्यू 0, इसको छोड़ दो, तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। उसके बाद which of the following acid of sulfur has OO linkage? OO linkage का मतलब peroxide linkage। देखो इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, मेरे साथ आप भी ड्रा कर लो, काम आएंगे आगे। H2SO4, ये तो पता ही आपको इसका स्ट्रक्चर क्या है, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद क्या है H2S2O8, H2S2O8, इसका नाम है मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड इसका नाम, जैसे कैरोल एसिड H2SO5, इसका नाम है मार्शल्स एसिड, यही है इसका आंसर। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, O सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, चेक कर लो सारे आगे। हाइड्रोजन 1 2, सल्फर 2 1 2, ऑक्सीजन 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसमें ये लिंकेज है ना?
इसमें लिंकेज ओ लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है, इसका आंसर ये। तो आगे भी कंफर्म करने के आगे ऑप्शन H2SO7, H2SO7 में ये स्ट्रक्चर है OS डबल बॉन्ड O OH S डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। और देखो चेक कर लो सारे आगे, हाइड्रोजन 2 सल्फर 2 सल्फर, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या इसमें कहीं पे ओ लिंकेज है इस स्ट्रक्चर में? तो नहीं है ना, तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं। H2SO3 तीन ही ऑक्सीजन है, तो इसमें भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन जिसमें ओ लिंकेज है वो है मार्शल एसिड H2SO8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद एक और क्वेश्चन, हाँ क्लास 9th का क्वेश्चन, लिटरली क्लास 9th का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन, यह है सिंबल Lu 1 175 एंड 71, 175 एंड 71। इसका मतलब ये मास एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर। देखो आपने पढ़ा होगा, अगर न्यूट्रल स्पीशी है, क्या इसमें चार्ज कहीं भी आपको नजर आ रहा है? अगर न्यूट्रल स्पीशी है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन भी 71, इलेक्ट्रॉन भी 71। अब मास, ऊपर मास नंबर है, न्यूट्रॉन्स निकाले, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर किसके बराबर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें से ये माइनस कर लो, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 7 गया 0 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104। ऑर्डर क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 71 मतलब 71 104 71 आंसर 71 104 71। उसका आंसर सीधे ऑप्शन नंबर लास्ट डी। हाँ इसी साल का क्वेश्चन है, क्लास 12th की इलेक्ट्रो सॉलिड स्टेट से। द फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF ऑफ बेंजीन, यह है KF। इसका डिप्रेशन कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट 5.12 केल्विन kg पर मोल। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए थे क्लास में। सबसे पहले हमने क्लास 12 में यही स्टार्ट किया था। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी भी दी हुई है 0.078। क्या पूछा आपसे? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा TF मतलब डेल्टा TF किसके बराबर? KF इंटू M। पढ़ा हमने KF इंटू M, यही हमने किया ना। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका हमने और एक नाम दिया था क्रियास्कोपिक कांस्टेंट इंटू बाई मोलैलिटी। बस वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू क्या है? 5.12 इंटू मोलैलिटी 0.078। चेंज कर लो, 512 इंटू 10 टू द पावर -2 78 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आएगा 51278। यहां पे कर लेंगे 512 इंटू 78, 8 2 16 1 कैरी 8 1 8 8 प्लस 1 9 8 5 40 5 2 14 5 1 5 6 5 5 अच्छा 7 है ये 7 2 ऐसे ठीक था 14 7 1 7 8 7 5 35 6 9 4 13 9 4 9 3 9 9 3 6 3 9 9 3 6 इंटू पे 10 टू द पावर -3 -2 कितने आ गए? -5 मतलब 5 के बाद 1 2 3 4 5 यहां पे पॉइंट 0.39। क्या हुआ? हाँ तो सारी लाइटिंग का इश्यू था यहाँ पे। हाँ देखो ये है क्वेश्चन सॉल्व्ड है, यही क्वेश्चन डिप्रेशन
लास्ट पे ये सॉल्व करके ये आंसर आ गया 0.39। इसको मैं अप्रोक्सीमेट 0.4 के बराबर लिख सकता हूँ, 0.4। तो आंसर है सीधे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर। ये भी बेसिक क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड। उसके बाद देखो ये भी है सच एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट। हाँ, एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट हमने 1000 बार क्लास में किया है। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्टोसाइड। एनसीईआरटी चेक कर रहा, आंसर ये आएगा सीधे एथनॉल प्लस एसीटोन। कुछ भी नहीं करना था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। Which one of the following has maximum number of atoms? बेसिक कंसेप्ट से देखो, नंबर ऑफ एटम मतलब पार्टिकल्स किसमें ज्यादा है, पार्टिकल्स किसमें ज्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। वैसे ये भी क्लास 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट पे है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मैग्नीशियम में कितने मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इसका 1/24। इसीलिए इसी तरह हम करेंगे 1 ग्राम 1 ग्राम O2, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 1, मोलर मास 32। इसी तरह थर्ड के 1 ग्राम लिथियम, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गिवन मास 1 ग्राम बाय मोलर मास इसका 7, गिवन वो भी है ब्रैकेट में। फाइनली 1 ग्राम सिल्वर का, इसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 1/108। देखो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, है ना सही। और देखो ये सबसे छोटा डिनोमिनेटर ये है, तो मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसी के होंगे। अगर इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स भी सबसे ज्यादा किसमें होंगे, 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज्यादा एटम्स ही होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। इजी क्वेश्चन था, क्लास 11 की एनसीईआरटी से पे है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमाइनो एसिड। जैसे लाइसिन शायद है ना, ये ऑर्गेनिक है, बेसिक बायोमॉलिक्यूल से लाइसिन। हाँ देखो ये है क्लास 11 की स्टेट्स ऑफ मैटर से आपने पढ़ा होगा पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। वैसे हमने इस साल भी किया है सॉल्युबिलिटी में, हमने पढ़ा जब हेनरीज लॉ से पहले हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, वो पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये वही है क्वेश्चन। देखो ए मिक्सचर ऑफ N2, आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें N2 है और आर्गन है, इनका एक मिक्सचर है, मिक्सचर दोनों गैसों का। अब आगे क्या है, इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में ये मिक्सचर है जिसमें 7 ग्राम्स कितनी है, 7 ग्राम्स किसके, नाइट्रोजन के, और आर्गन के 8 ग्राम्स आर्गन के। अब आगे क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इस मिक्सचर में टोटल प्रेशर कितना है, 27 बार। आपसे पूछा गया बताओ नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये निकालना है। देखो हमने जब हेनरीज लॉ पढ़ा था उससे पहले हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस किया था। वहां पे मैंने बोला था आपको अगर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, वो बराबर होता है उसका मोल फ्रैक्शन एंड पे टोटल प्रेशर। बस ये इक्वेशन समझो बात को। टोटल प्रेशर गिवन है बट मोल फ्रैक्शन प्रॉब्लम। पहले कैलकुलेट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का क्या आएगा, उसको इसके साथ मल्टीपल कर लेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपने आप आएगा, समझ लेना। देखो पहले नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन का मतलब जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, बट मोल्स तो गिवन है ही नहीं, बट मास तो गिवन है ना, क्योंकि मास और मोल्स की रिलेशन है।
तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, गिवन मास बाय मोलर मास इसका 28 1 4, तो यह आएगा 1/4। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, गिवन मास 8 बाय आर्गन का मोलर मास 40 होता है, वैसे उसने गिवन भी रखा है शायद, ये रहा 14 आर्गन का मोलर मास 1/5, तो कितने आ गए 1/5। देखो नाइट्रोजन के ये मोल्स, आर्गन के ये मोल्स, अब एनटी निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एनटी की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1/51414, तो मतलब 9/20, ठीक आएगा, सही है 9/20। अब ये वैल्यू पुट करो यहां पे, नहीं ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर, नाइट्रोजन के मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स एनटी इनटू टोटल प्रेशर 27 गिवन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वो यहां से हमने निकाला 1/4, ऐसे कर लेंगे, एनटी 9/20 ऊपर जाएगा 20/9, तो यहां पे मल्टीपल, यहां पे 27, 4 1 4 5 9 1 9 3 3 5 15 बार इसका आंसर, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पार्ट नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। देखो जो हम पढ़ रहे हैं आजकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चलो और एक सिंपल क्वेश्चन है जो हम आजकल कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज इज गिवन बाय द रिएक्शन सक्रोज प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 300 केल्विन टेंपरेचर, आपको बताना है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। देखो सिंपल फार्मूला हमने की है क्लास में डिराइव भी, जब हमने रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट के इक्विलिब्रियम एंड ईएमएफ ऑफ सेल किया था, तो वहां से रिलेशन ये आई थी, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के, यही आया था डायरेक्ट क्वेश्चन। बस वैल्यू देनी, कुछ भी नहीं करना, सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, माइनस आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी गिवन है 300 एल एन लॉग नेचुरल के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है 2 × 10⁻13 2 × 10⁻13, बस यही है आंसर, सीधे कुछ भी नहीं करना था, माइनस 8.314। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दो में आंसर है, माइनस 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन 300, बट यहाँ पे लॉन में प्रॉब्लम है, इसने रखा 4, बट एक्चुअल में है क्या ln 2 × 10⁻13, यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी लास्ट वन इसका राइट आंसर है। कुछ भी नहीं करना था इसमें, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, इतना सिंपल क्वेश्चन। आइडेंटिफाई, देखो ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इस ये भी देखोगे आप, ये भी देखोगे, बट इस कभी नहीं देखोगे, क्योंकि सारे थ्योरीज के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी बॉन्ड, ये बॉन्ड इसमें बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 0, जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, an increase in the concentration of reactants of a reaction leads to change, concentration बढ़ाओ, concentration बढ़ाओ, इनमें से कौन सी चीज होगी, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो फिक्स होती है, ये फिक्स होती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी फिक्स होती है, अब या तो ये आंसर या तो ये आंसर, या तो आंसर ये या तो आंसर ये, हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी, कोल्यूजन फ्री
फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, हमने लास्ट टाइम पे यही किया था केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म से पहले। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जब कंसंट्रेशन बढ़ा होगी क्या पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे तो कोलिजन भी ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। तो मतलब इसका आंसर ये भी है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इतनी चेंज इसमें भी चेंज आ रही है बट उतनी सिग्निफिकेंट नहीं जितनी इसमें आ रही है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर। चलो आगे, ठीक है यार मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग आगे, वैसे सिंपल है। देखो वोल्टेज रिएक्शन से फंडा ये है, वोल्टेज रिएक्शन से सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर होती है, वोल्टेज रिएक्शन से सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर होती है, अनसिमेट्रिकल नहीं। देखो ब्यूटेन सिमेट्रिकल है, इसको छोड़ दो, ब्यूटेन फिर से सिमेट्रिकल क्योंकि दो यहां से दो यहां से, हेक्सेन तीन यहां से तीन यहां से। वैसे और एक रूल भी है, जो वोल्टेज रिएक्शन है उससे हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अल्केन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हेप्टेन इसमें ऑड नंबर है और ये अनसिमेट्रिकल भी है, ये प्रिपेयर नहीं होगा इससे। हाँ देखो हमने लास्ट क्लास में यही किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का, हमने सैटरडे के दिन यही किया था ना, याद कर लो। एसिटिलेटेड वाटर, एसिटिलेटेड वाटर, चलो चेक कर लेते फिर से। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो H2SO4 किसमें कन्वर्ट होगा, 2H प्लस SO4 माइनस 2 माइनस। वाटर भी है, वाटर भी डिसोसिएट होगा, H2O H प्लस OH माइनस। अभी भाई ये जाएंगे एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, ये जाएंगे एनोड पे। तो मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। अब एनोड पे उसने कहां पे पूछा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड, यहां पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बताओ। देखो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने सीरीज भी ड्रा की थी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, OH माइनस, ऐसे OH माइनस OH देगा प्लस इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद OH वाटर में कन्वर्ट होगा प्लस O2, 4 टाइम्स ले लो, हमने किया है डायरेक्ट क्लास में। 4 ले लो, वाटर मिलेगा, वाटर टैंक में जाएगा, प्रोडक्ट नहीं है, बोला भी था क्लास में। तो क्या एनोड पे कौन सा गैस ऑब्टेन होगा, ऑक्सीजन गैस एनोड पे ऑब्टेन होगा। ऑप्शन नंबर इसकी ए आंसर, हमने किया भी है क्लास में। हाँ सीधे क्वेश्चन ये, रिडॉक्स रिएक्शन से, रिडॉक्स रिएक्शन से व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन कार्बन ऑफ द रिएक्शन इन द फॉलोइंग। कुछ भी नहीं करा, बेसिक क्वेश्चन है। रिएक्शन है CH4 गैस प्लस 4 Cl2 गैस गिव्स CCl4 प्लस 4 HCl। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी चेंज बताने कहां से कहां हो रही है। देखो हाइड्रोजन का +1 1 पे +1 4 पे +4 उल्टा इस पे, ये हुआ कार्बन का। अब प्रोडक्ट साइड में चेक कर लो, क्लोरीन के 1 पे -1 4 पे -4, इसका उल्टा। देखो कहां से चेंज हो रहा है, -4 से +4, ऑप्शन नंबर सेकंड, -4 से +4। हाँ देखो ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो जीटा पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी कोलाइड की ज्यादा होती है, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। हमने अभी इलेक्ट्रिकल सरफेस केमिस्ट्री नहीं की, फिर भी मैं बोल रहा हूं जीटा पोटेंशियल से सर जो कोलाइड्स होती है उनकी इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर हम जीटा पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर हम उनका जीटा पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे वो कोआगुलेट होते हैं। सबको समझ आ रहा है क्या? अगर हम जीटा पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे वो कोलाइड्स कोआगुलेट होते हैं, अगर हम जीटा पोटेंशियल की वैल्यू को
इंक्रीज करेंगे उनकी स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आंसर आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। पार्टीशन वैसे आपने पढ़ा भी होगा टेक्निक्स में, जीओसी के टेक्निक्स में आपने पढ़ा होगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। ये एड्सॉर्प्शन शायद मुझे लगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, चेक कर लो, मुझे लग रहा पार्टीशन है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एनसीईआरटी पे यही है। चलो 25 विच मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द, देखो ये है, समझ लो अच्छा क्वेश्चन है क्लास 11th की हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से ये क्वेश्चन है, मैच करना है। देखो सीओ मैंने ही पढ़ा था आपको लास्ट ईयर, हाइड्रोजन मैंने ही पढ़ाया था, CO गैस प्लस H2 गैस। अब याद कर लो जब मैंने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की थी तब मैंने इस मिक्सचर को बोला था वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। तो इसका ये सिंथेसिस गैस आंसर में मार्क करोगे ना। उसके बाद टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये तो आपने बचपन में सुना होगा, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। तो यहां से आएंगे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। उसके बाद B2H6 के साथ, तो आजकल ऑर्गेनिक में यही पढ़ती हो, डाइबोरिन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहां से ये आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो एक ही बचा है इसके लिए, ये इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो इसका बुक ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर दिखाता हूं कैसे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ओपन बुक स्ट्रक्चर ऐसे समझ लेना, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, बीच में बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, ओपन बुक स्ट्रक्चर। ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना ओपन बुक टाइप। ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर यही होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ओपन बुक स्ट्रक्चर। चलो आगे। उसके बाद देखो सिंपल क्वेश्चन है, फिजिक्स में आया है, फिजिक्स के पोर्शन में, वैसे है केमिस्ट्री का भी। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड, बोहर मॉडल किन पे वैलिड है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम एटम का मतलब H पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस पे अप्लाई होगा। ड्यूटेरियम एटम, ड्यूटेरियम एटम का मतलब ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है बट उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस पे एप्लीकेबल। सिंगल आयोनाइज्ड नियॉन एटम, नियॉन पॉजिटिव, नियॉन में कितने एटम्स? 10, 10 में से एक गया, बचे कितने? तो 9 पे तो अप्लाई नहीं होगा, सिंगल एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई। हाइड्रोजन एटम ये तो है, तो इसका आंसर सीधे ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पार्ट। देखो ये भी ये फिजिक्स के सेक्शन में आया था, फिजिक्स के पोर्शन में मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे मैंने बोला था लैम्ब्डा इक्वल टू h/mv। उसके बाद मैंने आपको और एक शॉर्टकट भी बोला था, अगर हम पोटेंशियल देंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देंगे ताकि वो एक्सेलरेट होगा, तब उसकी ये लैम्ब्डा इक्वल टू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। याद आ रहा है सबको? मैंने लास्ट ईयर आपको करवाया है, डिराइव भी किया था हमने इसको। अब देखो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है v वोल्ट। इट्स डिब्रोगली वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है 1.227 × 10⁻⁻² नैनोमीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। देखो यहां से लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी है? 1.227 × 10⁻⁻² इक्वल टू 12.27/√v, v तो निकालना है। और एक चीज देखो इक्वेशन में, ये हमेशा याद रखो, जब आप इक्वेशन को यूज करोगे दोनों साइड्स यूनिट सेम होने चाहिए। यहां पे आएगा आंसर किसमें? एंगस्ट्रॉम में, बट ये किसमें है? नैनोमीटर में, नैनोमीटर में। मैंने ही पढ़ा आपको लास्ट ईयर जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR,
तब मैंने बोला था 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। चेक करें लास्ट ईयर की कॉपी। 1 नैनोमीटर किसके बराबर? अगर ये नैनोमीटर है, ये एंगस्ट्रॉम है, तो इसी को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो 10 से मल्टीपल होगा ना? होगा क्या? ये नैनोमीटर है, ये एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे एंगस्ट्रॉम में। आपके पास रिलेशन है 1 नैनोमीटर किसके बराबर? 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से 10 मल्टीपल कर लेंगे तो वो आएगा एंगस्ट्रॉम में। अब देखो 10 में से यहां से एक गया 10 टू द पावर 1, ये एक गया तो 1.227 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू किसके बराबर? 12.27 बाय √v। आंसर ऑफ एंगस्ट्रॉम में है। देखो सिंपल तरीका क्या है करने का। अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं इधर इस रोड की तरफ, अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे यहां पे लेंगे ताकि कैंसिल होंगे, तो यहां पे आएगा 10 टू द पावर -2। पॉइंट यहां पे था, एक प्लेस डिस्प्लेस किया तो यहां पे 10 टू द पावर -2। अब ये कैंसिल होंगे तो यहां पे बचा क्या? 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 1/√v। अब स्क्वायरिंग दोनों साइड कर लो ताकि मुझे v मिले। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आएगा 10 टू द पावर -4 इक्वल टू 1/v। इसके साथ कैंसिल, तो फाइनली 1/v इक्वल टू 10 टू द पावर -4। अब उल्टा कर लो इसका, तो v इक्वल टू 10 टू द पावर 4। इसका भी उल्टा होगा, एक्चुअल में ऐसे होगा 1/10 टू द पावर -4, उल्टा जब होगा फिर 10 टू द पावर 4। तो पोटेंशियल कितना है? 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। देखो ये भी फिजिक्स में आया है बट ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स से। 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. Standard conditions पे B is completely evacuated, वहां से B को निकाला गया कंटेनर से। The entire system is thermally insulated. Thermally insulated का मतलब heat exchange 0। ना मालूम है ना? Thermally insulating का मतलब heat exchange 0। The stopcock is suddenly opened. The process is, बताओ, simple adiabatic है। Thermally insulated का मतलब ना ही बाहर से अंदर हीट आएगी ना ही अंदर से बाहर। तो कौन सी प्रोसेस है फिर? हीट एक्सचेंज 0 तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। कुछ भी नहीं करा, इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर एक लाइन में। हाँ, ये भी फिजिक्स में आया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। वैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी किया है। स्टेट्स ऑफ मैटर में देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट भी की है, वो किसके बराबर होती है? 3/2 RT। समझो बात को, यही निकल के आती है ना काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए। समझ लेना, इससे कुछ उल्टा है। 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी आएगी 3/2 RT। देखो क्वेश्चन में क्या है? थर्मल मतलब गैस के पास जो एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी, वो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो थर्मल एनर्जी को हम रिप्लेस कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से। फॉर या मानो एटॉमिक गैस। अब बता, मानो एटॉमिक गैसेस जो होते हैं क्या वो कभी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं? मानो एटॉमिक है, जैसा हीलियम, वो तो एक ही होगा, एक पार्टिकल होगा। नियॉन, वो तो एक ही पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल होगा ना। तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी निकालनी है। अगर आपको सिंगल पार्टिकल के लिए एनर्जी निकालनी है, बोर्ड की तरह देखो, समझो ये है किसके लिए? 1 मोल के लिए। अगर आपको एक पार्टिकल के लिए निकालनी है, एक पार्टिकल में 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मुझे एक पार्टिकल की निकालनी है तो उसको क्या कर लेंगे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। सबको समझ आ रहा है? ये है 1 मोल के लिए। अगर मुझे एक पार्टिकल की चाहिए, क्योंकि मानो एटॉमिक इससे मेंशन रखा है, मानो एटॉमिक एक पार्टिकल होता है क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो एक पार्टिकल के लिए 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे। अब देखो ये तो आपने किया होगा, R/Na, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R/Na किसके बराबर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kT। तो आंसर आ रहा है सीधे 3/2 kT।
3/2 इसने वोल्टेज एंड कांस्टेंट को KB से रिप्रेजेंट किया, 3/2 KB। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। तो ये थे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस। आपने देखा होगा ना, टफ था, इजी पेपर था। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अगर बात कर लेंगे, देखो 29 क्वेश्चंस की लेवल क्या थी, आप खुद ही डिसाइड कर लो। 29 क्वेश्चन। इसी तरह में फिजिक्स में और भी क्वेश्चन बहुत सारे थे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, और ऑर्गेनिक पार्ट में भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसी एक्स में होती है, हाइपर कंजुगेशन सिंबल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन 10 है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक पार्ट में। तो इस साल जो पेपर था वो सबसे इजी था। तो आज के लिए इस क्लास में इतना है।